योगी काबीना की आज मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 6 अहम तजावीज पर मुहर लगाई गई। टीसीएस के नोएडा में आईटी पार्क से जुड़ी तजवीज को हरी झंडी दिखाई गई। इस आईटी पार्क से 30,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। काबीना ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड तरक्याती बोर्ड की तश्कील को भी मंजूरी दे दी है। इस बोर्ड के सदर वजीर आला होंगे, जबकि 2 नायब सदूर होंगे, साथ ही 11 अरकान भी होंगे। विकास बोर्ड का गठन किए जाने का है और ये इसलिए किया गया है क्योंकि आर्थिक दृष्टि से पूर्वांचल बोर्ड और इसी तरह से बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ इलाका है और दोनों के अंदर जो एक योजनाएं अनेक कैबिनेट ने पारित भी की हैं पिछले 1.5 साल के अंदर, उसका सही तरीके से संचालन मॉनिटरिंग भी हो सके, राज्य सरकार के साथ उसका कोऑर्डिनेशन भी ठीक तरह से हो सके जमीनी स्तर पर, तो इसका गठन किया जा रहा है पूर्वांचल विकास बोर्ड का। और उसमें अध्यक्ष के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, उपाध्यक्ष 2 जने रहेंगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित किया जाएगा। गैर सरकारी सदस्य भी 11 होंगे। इसके अंदर जो विशेषज्ञ के रूप में 2 जने आएंगे और सरकारी सदस्य भी होंगे और विशेष। लखनऊ में मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह के प्रोग्राम में चपरासियों ने हंगामा किया। वो अपनी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे थे। हंगामे की वजह से राजनाथ सिंह को बीच में ही अपनी तकरीर रोकनी पड़ी। बाद में राजनाथ सिंह ने इनको स्टेज पर बुलाया और उनकी फरियाद सुनी। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए हनुमान जी की जात बताने के बाद शुरू हुई सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। हनुमान को सियासी लीडरान दलित, जाट और मुसलमान बताने में लगे हुए हैं। वहीं अब अलीगढ़ में लोकदल के कौमी सदर सुनील सिंह ने हनुमान को किसान बताया है। उनका कहना है कि हनुमान गरीब मजदूर किसान थे क्योंकि इन्होंने लंकापति रावण के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और आज भी सरमायादारों के खिलाफ जंग गरीब मजदूर किसान ही लड़ रहा है। हमारे हिसाब से हनुमान जो है वो किसान थे, मजदूर थे, गरीब थे और जिन्होंने रावण जैसे अमीर पूंजीपति के खिलाफ लड़ाई लड़ी, एक लंकापति सोने की लंका वाले के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो हमारे हनुमान जो है गांव के गरीब किसान मजदूर के बेटे थे जिन्होंने उद्योगपतियों से लड़ाई लड़ी और आज भी हनुमान बहुत सारे हैं जिन्हें इस देश के अडानी अंबानी से लड़ाई लड़नी है। यही लड़ाई। जाट भी थे क्या? अब जाट लोग कह रहे हैं जाट भी थे, कोई कह रहा है ब्राह्मण भी थे, कोई मुसलमान भी थे। हम तो मानते हैं वो किसान थे। हनुमान किसान थे, गांव के गरीब नौजवान के बेटे थे, गरीब के बेटे थे। उधर राम मंदिर की तामीर को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा पहले ही बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाती रही है, लेकिन हनुमान की जात और मजहब पर चल रही सियासी खींचतान को लेकर अब हिंदू महासभा ने बीजेपी लीडरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिंदू महासभा ने हिंदू देवी देवताओं की जात बिरादरी पर बयान देकर मजाक उड़ाने वाले लीडरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कोई भी हमारे देवी देवताओं पर आक्षेप करेगा या उनके बारे में गलत बयानी करेगा तो उसके लिए हम सख्त से सख्त कार्रवाई अपनाएंगे। पानी सिर से ऊपर जा चुका है कि अब हमारी देवी देवताओं के ऊपर भी बात आने लगी है। भाई मुसलमान ने आज तक किसी ने भी अल्लाह के या पैगंबर के नाम पर वोट या राजनीति नहीं करी और आप भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के नाम पर राजनीति करते हैं, तो आप दिखाना क्या चाहते हैं? अपने इस मंच से आप लोगों को चेताना चाहते हैं। माननीय अमित शाह जी से निवेदन करती है कि या तो आप भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वो आपके नेता हैं, वो मंत्री हैं, वो सदस्य हैं, उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित करें, वे उनके खिलाफ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मुकदमा दर्ज करें। नहीं तो अखिल भारत हिंदू महासभा हिंदुस्तान की प्रमुख जो हमारे शंकराचार्यों की 4 पीठ है उन्हें पत्र भेजकर मांग करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वे उसके जितने भी हमारे देवी देवताओं का अपमान करने वाले नेता हैं उन्हें हिंदू धर्म से बाहर निकालें। मेरठ में आज योग गुरु बाबा रामदेव ने नसीरुद्दीन शाह के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। रामदेव ने कहा कि हिंदुस्तान में जितनी समाजी रवादारी है उतनी किसी मुल्क में नहीं है। रामदेव ने कहा कि नसीरुद्दीन शाह को दुनिया घूम कर देख लेनी चाहिए। हिंदुस्तान जैसी बेहतरीन जगह नसीरुद्दीन शाह को दुनिया भर में खोजने से भी नहीं मिलेगी। नसीरुद्दीन शाह जी सुपरस्टार बने तो इस देश के लोगों ने उनको इतना गौरव दिया, सम्मान दिया और हिंदुस्तान में जितनी आज़ादी है, हिंदुस्तान में जितनी धार्मिक राजनीतिक
सामाजिक सहिष्णुता है, उतनी दुनिया के किसी देश में नहीं है। तो मुझे लगता है नसरुद्दीन साहब एक बार यदि दुनिया ना घूमे हो, वैसे तो घूमे हैं वो, तो और घूम के देख लें, और हिंदुस्तान से बेहतरीन जगह शायद दुनिया में उनको खोजने से भी नहीं मिलेगी। जहाँ तक प्रश्न है हनुमान जी को जाति से जोड़ना, मैं समझता हूँ कि अपने महापुरुषों का अनादर है। तो नसीरुद्दीन शाह के बयान को लेकर सियासी बयानबाजियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मजहबी और मिल्ली तंजीमों के जिम्मेदारान भी अपने अपने तौर पर रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे हैं। मोदी जी से हाथ जोड़कर मांग करेंगे कि नसरुद्दीन शाह नामक जैसे व्यक्ति, जैसे भी जो भी हमारे देश की एकता व अखंडता को नुकसान पहुंचाने का बार बार कार्य कर रहे हैं, इन्हें देश से निकाला जाए और इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि ये लोग सस्ते लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के उलझुल बयान देते हैं। और माननीय नसरुद्दीन साहब, आपको हम बताना चाहते हैं कि इस भारत के अलावा जिस देश में आपको आपका परिवार या आपको अपने आप में सुरक्षित महसूस होते हैं, आप उस देश में चले जाएं। नसरुद्दीन शाह का जो बयान आया है कि इस वक्त में जो मुल्क के हालात हैं और मुल्क में रहते हुए उनको डर महसूस हो रहा है, उनको ही नहीं तमाम ही सेकुलर जहन रखने वाले हिंदुस्तानी लोग जो हैं आज अपने आप को जो है गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। तो मैं जो है उनके इस बयान से पूरी तरीके से सहमत हूँ। उनके इस बयान को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करना या उनके लिए ये बयानात देना कि वो पाकिस्तान चले जाएं, ये मुझे लगता है गलत है। हाँ, नसरुद्दीन शाह को डर लगता है आजकल के माहौल से, वो उनके अपने ख्यालात हैं, पर नसरुद्दीन शाह को ये भी कहना चाहिए था अपने बयान में कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, था और हमेशा रहूंगा और यहीं मरूंगा, क्योंकि जो सच्चा हिंदुस्तानी होता है वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, उसके यही ख्यालात होते हैं और होने चाहिए। तो मुल्क के मौजूदा हालात पर तबसरा करके तनकीद का निशाना बन रहे मारूफ अदाकार नसरुद्दीन शाह को एमयू तलबा यूनियन के सदर की हिमायत हासिल हुई है। तलबा यूनियन के सदर एम सलमान इम्तियाज ने नसरुद्दीन शाह के बयान की हिमायत करते हुए कहा कि जो हर अक़लियत महसूस कर रही है वही नसरुद्दीन शाह ने महसूस किया और कहा। उन्होंने कहा कि आज अक़लियतों के दिलों में दहशत पैदा की जा रही है, ये एक हकीकत है। जो भी बात कही वो उन्होंने महसूस की, और ठीक है, कोई इंसान है जो महसूस कर रहा है, वो कहना चाहता है, तो अभी हमारा संविधान ये बात कहता है कि आप अपनी बात को कह सकते हैं। नसरुद्दीन शाह ने वही बात कही जो आजकल माइनॉरिटीज फील कर रही है। माइनॉरिटीज के दिलों में वो दहशत पैदा करी जा रही है, जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है कि आपका जानवर के नाम पे, गाय के नाम पे जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरह से दहशत का माहौल क्रिएट करा जा रहा है। तो नसरुद्दीन शाह ने किया, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको कोई जानता नहीं। उधर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जिम्मेदारों ने एमयू तलबा के खिलाफ थाना सिविल लाइन में शिकायत दर्ज करने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि एमयू में काफी अरसे से मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां की जा रही हैं। आए दिन हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी होती है जो एक तालीमी इदारे के लिए बेहतर नहीं है। उनका कहना था कि ये तालीमी इदारा ना होकर दहशतगर्दी का सेंटर बन गया है। क्रिसमस का त्योहार इन त्योहारों में से है जो दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश को ईसाई बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। मेरठ में भी क्रिसमस मनाने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ गिरजाघरों को जहां इस खास मौके के लिए सजाया जाता है, वहीं शहर के बाजार भी क्रिसमस के तहाइफ से गुलजार हो जाते हैं। दुकानें सजावट के सामान और खूबसूरत क्रिसमस गिफ्ट से सज जाती हैं। ये क्रिसमस की तैयारी लगभग 3 हफ्ते से चलती आ रही है, और उसके बाद हमने 2 हफ्ते से शहरों में घूम करके प्रार्थना की सबों के लिए संदेश सुनाया, और इस प्रकार हम लोग तैयारी करते आ रहे हैं। अभी विशेष प्रार्थना अभी आज 24 और 25 को होगी, और उस प्रार्थना में आज इस साल विशेष रूप से हम लोग देश में शांति के लिए, अमन के लिए, भाईचारे के लिए, एकता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे क्रिसमस ट्री वगैरह हैं, उनके डेकोरेशन का सामान है, झालर वगैरह हैं, काफ़ी आइटम है जो लेते हैं। कल क्रिसमस के ओकेजन के लिए ना मैं अपने बच्चों के लिए गिफ्ट्स ले रही हूँ। सेंटा क्लॉज लिया है मैंने छोटा सा, और ये क्रिसमस ट्री ले रही हूँ। और मेरे बच्चे ना जोर शोर से मनाते हैं और मैं भी उनके साथ बच्चा बन जाती हूँ जब भी कोई फेस्टिवल आता है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया है कि अब बोर्ड की सोशल रिफॉर्म कमेटियां जिले सतह पर भी बनाई जाएंगी, जिससे समाजी इस्लाह का काम तेजी से किया जा सकेगा। लखनऊ में क़याम के दौरान बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरैन ने यह एतराफ़ भी किया कि ऐसे बहुत से मिल्ली मसाइल हैं जिनमें मुदाखलत करने को जी चाहता है, लेकिन बोर्ड के दस्तूर ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। देखिए लखनऊ से तारिक कमर की खास रिपोर्ट। इस बात की कमी महसूस करते हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो दस्तूर है वो हमारे हाथ बांधे हुए है। ये आवाजें मुसलसल उठती रही हैं कि बोर्ड बेशतर ऐसे मामलों में भी खामोश रहता है जिसमें बोर्ड के जिम्मेदार लोगों की मुदाखलत और पेशरफ्त से मिल्लत को राहत मिल सकती है। ये सही भी है, लेकिन बोर्ड के सामने मामला दस्तूर की पासदारी का है। बोर्ड के नए सेक्रेटरी कहते हैं कि ये बात ठीक है कि कभी कभी मुदाखलत करनी चाहिए, लेकिन बोर्ड के दस्तूर के अपने तकाजे और दायरे कार हैं, इसलिए वो चाहते हुए भी खुद को शरई मामलात तक ही महदूद रखते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो काम कर रहा है या उसका जो इत्तेहाद है वो मुतासर हो, इसलिए दस्तूर की पाबंदी करते हुए जो इशूज़ बोर्ड के दायरे कार में हैं हम उन्हीं को टच करते हैं। दूसरे मिली मसाइल अगरचे के वो बहुत ज़रूरी हैं, अगरचे के उन पर काम करने के लिए हमारा भी दिल चाहता है, लेकिन हम बोर्ड के बैनर तले उसे नहीं करते हैं और नहीं करना चाहते। दूसरी और जमातें मिली तंजीमें हैं, वो उन मिली मसाइल पर काम करें तो ये मुनासिब होगा। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि बोर्ड की तसाहुली और काम करने के कदीम तरीक़ेकार पर भी तनकीद होती रही है। काम करने की रफ्तार शायद वक्त के तकाज़ों और ज़रूरत के मुताबिक नहीं। इसी के पेश नज़र अब नौजवानों को बोर्ड से जोड़ा जा रहा है। समाजी इस्लाह की जिला सतही कमेटियां भी बनाई जा रही हैं और सोशल मीडिया के ताल्लुक से भी काम करने के लिए नौजवान तलबा और तालिबात को आगे लाया जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये फैसला किया है कि हम अपने सोशल रिफॉर्म कमेटी की स्टेट लेवल की और डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटियां बनाएंगे। ये पहली मर्तबा फैसला किया गया है और इसकी वजह से बोर्ड का काम ज़मीनी सतह पर फैल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह काम इस पर शुरू हो गया, मुख्तलिफ स्टेट में इस पर काम हो रहा है, जो बाकी है वहाँ भी हम काम करेंगे। दूसरा अहम काम यही सोशल मीडिया का है, जिसके ज़रिए बड़ी तादाद में नौजवान जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छी सलाहियत के लोग जुड़ रहे हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि जो एक गैप हो गया था हमारे और नई जनरेशन के दरमियान, उसको हम भरने की कोशिश कर रहे हैं। कहा तो यही जाता है कि वक्त और हालात के पेश नज़र बोर्ड को अपना ढांचा भी तब्दील करना होगा और इस फिक्र को भी बदलना पड़ेगा जो दकियानूसी या कदीम सोच से ताबीर की जाती रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उस्ताद शहीद अशफाक अली खान शाहजहानपुरी के शेरी मजमुए नवाए अशफाक का इजरा एमयू में अमल में आया। इजरा तकरीब में एमयू के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर एमएच बेग और दीगर असातिज़ा ने शिरकत की। नवाए अशफाक को एमयू के ही उस्ताद एजाज अहमद खान शाहजहांपुरी ने मुरत्तब किया है। इसमें नज़्में, गज़लियात और क़तआत हैं, इसके अंदर दिए हुए हैं, जो आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी मुफीद साबित होगा। और इस दौर में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनके रिसर्च के भी वो भी उससे इस्तिफ़ादा उठा सकते हैं और इस पर रिसर्च कर सकते हैं। कौमी यकजहती की बहुत सारी चीज़ें हैं। इस वक्त जो कंपोजिट कल्चर की ज़रूरत है, कंपोजिट कल्चर से हमें मुतासिर होने की और फैलाने की मुल्क के हालात में, उसकी इन्होंने काफ़ी उम्दा नुमाइंदगी की है। तो ज़बान के एतबार से और बयान के एतबार से, पेशकश के एतबार से, मौजू के एतबार से, मैटर के एतबार से, हर एतबार से ये किताब जो है उर्दू अदब का कीमती सरमाया है। मिथिलांचल के लोगों की पुरानी मांग बहुत जल्द पूरी होने वाली है। मरकज की उड़ान स्कीम के तहत अगले साल जुलाई से फिजाई खिदमात शुरू हो गई। वजारत शहरी हवाबाजी के वजीर सुरेश प्रभु और वजीर आला नीतीश कुमार ने टर्मिनल के तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। इब्तदा में दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए परवाज शुरू की जाएंगी। फिर दूसरे मरहले में दूसरे शहरों के लिए भी फिजाई खिदमात का आगाज किया जाएगा। हमारे पास सबसे ज्यादा भारत में 2300 आने वाले कुछ सालों में हमें नए हवाई जहाज की जरूरत होगी। और ये अनुमान हमारा नहीं है, बोइंग कंपनी के सीईओ ने कहा है कि 2300 नए हवाई जहाज हमारे देश में लगेंगे।
यदि 2300 हवाई जहाज हमें उसकी जरूरत होगी तो क्यों ना हम उसको देश में बनाएंगे। इन सब चीजों की, चाहे दरभंगा एयरपोर्ट का मामला हो, पूर्णिया एयरपोर्ट का मामला हो, पटना के बगल में बिहटा एयरपोर्ट का मामला हो, या इसके अलावा अन्य जगहों के बारे में जहां काम के बारे में हम लोगों ने कुछ सुझाव दिया था, इस पर 2 मीटिंग हुई है मेरे साथ। जो एयरफोर्स की जमीन इसमें लग रही है उसके एवज में हम उतना ही लगभग 31 करोड़ जमीन हम लोग मुहैया करा देंगे, और उसके लिए जो डीएम है राज्य सरकार के द्वारा जमीन अधिग्रहण के लिए जो भी राशि का अमाउंट इन लोगों ने बताया 121 करोड़ 43 लाख रुपए, ये राज्य सरकार की तरफ से स्वीकृत कर दिया गया है। और अगर आप लोग अपने विधानसभा में इसे पारित कर दें कि इस एयरपोर्ट को श्री विद्यापति जी के नाम से हम लोग अगर इसकी घोषणा कर दें, ये सुझाव अगर आप लोगों की तरफ से आता है, ये प्रस्ताव आता है, तो हम लोग जरूर केंद्र सरकार पे इस पे ध्यान देंगे। मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के लिए एक ही बहुत महत्वपूर्ण बात है। उधर संग बुनियाद प्रोग्राम के दौरान हंगामा भी हुआ। दरभंगा के रुकने पार्लियामेंट कीर्ति आजाद के हामियों ने स्टेज पर आजाद का इस्तकबाल न किए जाने को लेकर नारेबाजी की। यही कहा ना कि जिस समय माला दी जा रही थी, सांसद भी हैं, सांसद को भी लीजिए, तो वो मेरे इशारे पर क्यों करेगा? अगर वहां हम बैठे हैं मंच पर तो हमें भी माला मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इसमें खराबी क्या है? अगर किसी ने कहा हमारे समर्थन में कि सांसद भी हैं, उनको माला मिलनी चाहिए, अलग से खड़े हैं, और सांसद सबसे बड़े प्रतिनिधि होते हैं पूरे अपने पार्लियामेंट सीट में, और उसके नीचे विधायकगण और दूसरे लोग होते हैं, तो उन्होंने पूछा तो क्या गलत कर दिया? प्रशासन तो बोलेगा, झूठ बोलता है प्रशासन। जेडीयू के रुकने असेंबली श्याम बहादुर सिंह अपनी ही हुकूमत से नाराज हैं। इनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि रुकने असेंबली ने अपना इस्तीफा तक पार्टी सदर को भेज दिया। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए श्याम बहादुर सिंह ने इंतजामिया पर संगीन इल्जाम आयद किए और वजीर आला से इस मामले पर मुदाखलत करने की मांग की। वहीं अपोजिशन रुकने असेंबली के इल्जाम के बाद हुकूमत पर तंज कस रहा है। हजूर शुरू से हमारा मन ले बनी, हम हमारा गार्जियन है, हमारा लोग के संग अत्याचार होता, जो गलत मुकदमा भइल बा, लोग के फंसावल बा। का इस्तीफा स्वीकार करने का सवाल ही नहीं। उनसे तो हमारी बातचीत हुई है और वो पार्टी के वफादार सिपाही है और कई बार पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव जीते हैं। अब उनकी जो समस्याएं हैं उसको देखा जाएगा, उसको हल हो जाएगा। सत्ता में रहने के बाद भी इस तरीके का माहौल बना हुआ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आम जनता, जब आम जनता अपना फरियाद लेकर के जाता होगा अधिकारियों के पास, थानों में जाता होगा, तो किस तरीके का व्यवहार होता होगा। कुछ वक्फे के बाद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव सियासत में एक मरतबा फिर सरगर्म हो गए हैं। पटना में तेज प्रताप यादव ने जनता दरबार लगाया और लालू यादव के अंदाज में ही लोगों के मसाइल सुने। इन्होंने अवामी मसाइल को हल कराने का यकीन भी दिलाया। हालांकि इस दौरान उनका दर्द भी छलक पड़ा। तो अपना जैसे मान लीजिए पटना है तो कोई बस से आता है, कोई ट्रेन से आता है, तो उसमें उसका पैसा नहीं लगे, उनकी पैसा बचे, ताकि हम वहाँ खुद चले जाएं उसके पास स्वयं। क्या अगर पार्टी की कमान आपको मिलती है संभालने की, संभालेंगे? तो कहाँ नहीं संभालेंगे? पार्टी का अगर कमान मिलेगा तब न संभालेंगे। तो कहाँ नहीं संभालेंगे? पार्टी का अगर कमान मिलेगा तब न संभालेंगे। हम लेकर आए हैं कि जो लालू यादव पहले जनता से खुलेआम मिलते थे, उनके बड़े पुत्र मैंने तेज प्रताप जी शुरू किए हैं। इससे पूरे युवा लोग खुश है कि खुलेआम माने मुलाकात हो जा रहा है। कारोबारी और बीजेपी लीडर गुंजन खेमका के कत्ल की मुखालिफत में कारोबारियों ने पटना में कैंडल मार्च निकालकर हुकूमत से सिक्योरिटी की फरियाद की। कैंडल मार्च में आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में अगर गुंजन खेमका के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आरजेडी पूरी रियासत में मुहिम चलाएगी। कैंडल मार्च का जायजा लिया न्यूज 18 के नुमाइंदे आनंद अमृत राज ने। गुंजन खेमका के हत्या के बाद पटना में व्यापारी वर्ग बेहद नाराज है और इस वक्त आप देख रहे हैं कि पटना के सड़कों पर व्यापारी वर्ग के लोग निकले हुए हैं और इनके हाथों में बैनर पोस्टर है जिसमें वो अब रक्षा की गुहार लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है, पुरुष और महिलाएं दोनों हैं इसमें, और इनकी मांग है कि पटना में जो बिजनेसमैन लोग हैं उनकी सुरक्षा पर लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। और गुंजन खेमका की हत्या हो गई, बावजूद इसके पुलिस की नींद नहीं टूटी है और अब तक अपराधियों को नहीं पकड़ा गया है। हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग जो आज मार्च कर रही हैं किस लिए?
हम लोग आज हमारे एक युवा व्यवसायी की हत्या के विरोध में इस सड़क पे उतरे हैं। यहाँ की विधि व्यवस्था दिन प्रतिदिन काफी खराब होते जा रही है। जो भी शासन में है उनसे एक ही मांग है, शांति चाहिए, शांति चाहिए, व्यापार करने का माहौल चाहिए। अभी क्या माहौल है? माहौल भय का माहौल है, डर का माहौल है। इसमें कैसे कोई आदमी जिएगा, कैसे कोई काम करेगा? शांति का वातावरण चाहिए। तो बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर के दुहाई दिया जाता है उससे आप संतुष्ट नहीं है? अगर ये तो संतुष्ट की बात कहाँ आती है? व्यापारी पूरा डरा हुआ आज की डेट में। जो नाराजगी समझी जा सकती है, लॉ एंड ऑर्डर पे इनका बिल्कुल भरोसा नहीं, और जाहिर सी बात है व्यापारी वर्ग है जिनके ऊपर बिहार का विकास बहुत निर्भर करता है। अगर ये नाराज है, ये भय के साए में जी रहे हैं, तो वाकई सरकार के लिए गंभीर विषय है। कैमरामैन नीलमणि के साथ आनंद अमितराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। मुजफ्फरपुर में हुजूम अपने ही बनाए हुए कवानीन पर अमल कर रहा है। भीड़ ने एक प्रेमी जोड़े को बिजली के खंभे से बांधकर जी भर के पिटाई कर दी। इससे भी तशफ़ी नहीं हुई तो पंचायत ने 51,000 रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।